गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th का ये चैप्टर वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र में सबसे पहले आपको आवेश जान लेना बहुत ज़रूरी है। आवेश की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। ये जो धन आवेश और ऋण आवेश है, इसको 1750 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का नाम दिया और स्पष्ट किया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत के बारे में जानेंगे। वैद्युत क्या है? देखिए, कुछ प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, जैसे पत्थरों को टकराने से जो चिंगारियां निकलती हैं। हम अक्सर पत्थरों को टकराते हैं और उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। आपने देखा होगा बादलों को टकराने से बादल तो अपने आप ही टकराते हैं और बिजली चमकती है। जब हम दरवाजे को बंद करते हैं तो हमें झटकों का अनुभव होता है। तो ये ऐसी कई घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं का मूल कारण वैद्युत है। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखिए, वैद्युत जो है वो आवेश प्रवाह के कारण या इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी भी चालक में। वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको आवेश के बारे में जानना है। ईसा से 600 वर्ष पूर्व दार्शनिक थेल्स एक दार्शनिक थे, बहुत दूर की सोचते थे। इन्होंने सबसे पहले अंबर नामक एक पदार्थ को ऊन से रगड़ करके देखा, तो उन्होंने देखा कि जो हल्की वस्तुएं होती हैं, हल्की वस्तुएं कैसी, जैसे कागज, छोटे छोटे कागज, धूल के कण, ये क्या करते थे, इन दोनों से आकर्षित होते थे। तो इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ है जो जिसके कारण ये हल्की वस्तुएं इन दोनों पर आकर्षित हो रही है। तो इसका कारण आवेश। इसमें होता क्या है कि एक आवेश धन आवेश हो जाता है, एक आवेश ऋण आवेश हो जाता है। तो धन और ऋण आपस में क्या करेंगी? आकर्षित करेंगी। धन और ऋण ये आपस में क्या करेंगी? आकर्षण। और यही कारण है कि ये दोनों आपस में आकर्षण करती है। सन 1600 ईस्वी में, देखिए, ईसा से 600 वर्ष पूर्व का मतलब ये हुआ कि लगभग 2600 वर्ष पूर्व, लगभग 2600। अब ये कह रहे हैं 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट आए थे। इन्होंने कहा कि केवल अंबर और ऊन को ही रगड़ने पर आकर्षण बल का अनुभव नहीं होता है, ऐसे कई
पदार्थ है जिनको अगर आपस में रगड़ा जाए तो ये दोनों पदार्थ में आकर्षण का गुण आ जाता है। इन्होंने कांच और रेशम पर प्रयोग किया, रबड़ और ऊन पर प्रयोग किया, एबोनाइट और बिल्ली की खाल पर प्रयोग किया, ऐसे ऐसे कई पदार्थों पर प्रयोग किया। सन 1750 में फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है और उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है तो इन दोनों में एक पदार्थ धनावेशित हो जाता है और एक पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। अब एक चीज़ जान लीजिए कि जो धनावेशित पदार्थ है और ऋणावेशित पदार्थ है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने दो पदार्थ लिए हैं, अब इस पदार्थ में पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जब कुछ इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ को छोड़ करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं तो जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है और जिसमें जा रहे हैं वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। अब देखिए, जो मैंने आपको ऊपर कुछ पदार्थ बताए हैं, मैंने इसको दोबारा इसलिए लिखा है। देखिए, नंबर 1 में बिल्ली की खाल, नंबर 2 पे फलालैन एक पदार्थ है, नंबर 3 कांच, नंबर 4 रुई, नंबर 5 रेशम, नंबर 6 लकड़ी, नंबर 7 धातु, नंबर 8 रबड़, नंबर 9 रेजिन, नंबर 10 अंबर, नंबर 11 गंधक और नंबर 12 एबोनाइट। हम ये कह रहे हैं इसमें से कोई भी दो पदार्थ का चयन कर लीजिए। जैसे हमने चयन किया कांच और हमने चयन किया रबड़। आपको देखिए रगड़ने के लिए दो पदार्थ चाहिए, तो इन्हीं 12 पदार्थों में कोई दो पदार्थ आपस में लेकर के रगड़ने पर जिसकी क्रम संख्या कम हो, देखिए रबड़ की क्रम संख्या 8 है, कांच की क्रम संख्या 3 है, जिसकी क्रम संख्या कम हो, जिसकी क्रम संख्या ज़्यादा हो, तो क्रम संख्या कम वाला धनावेशित हो जाता है और क्रम संख्या ज़्यादा वाला ऋणावेशित हो जाता है। अब ये देखिए, अंबर और ऊन हमने लिया था, तो अंबर और ऊन में देखिए अंबर कहाँ है, ये अंबर है, अंबर नंबर 10 पे आता है और ऊन को आप रुई मान सकते हैं। तो अंबर का क्रम संख्या ज़्यादा है, इसलिए अंबर आपका क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा और ऊन आपका धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आवेश पर कुछ चर्चा हुई। अब हम आपको आवेशन की विधियां समझाने जा रहे हैं। आवेशन की विधियां, देखिए जब हम कोई चालक लेते हैं तो उसमें आवेशन मतलब धन आवेश, ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरण। तो यह आवेशन 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 घर्षण द्वारा। इसमें आप बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा, यदि किन्हीं दो पदार्थों को
अनुकूल परिस्थितियों में परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित हो जाती हैं और ये इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। देखिए, इसको हम समझा भी चुके हैं कि जब एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरे पदार्थ पर जाता है तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेशित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है और उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। यही कारण है दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। अब आता है सेकंड नंबर, चालन द्वारा आवेशन। यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की यह विधि चालन विधि कहलाती है। देखिए, इसमें अगर दो पदार्थ ले लिए जाएं और एक पदार्थ तुम्हारा आवेशित हो, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा पदार्थ आवेश रहित हो, कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ऐसा करने पर क्या होता है, जब दोनों को संपर्क में लाया जाता है तो उस पदार्थ से जिस पदार्थ में आवेश है इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जाने लगते हैं और दूसरा पदार्थ भी समान रूप से आवेशित हो जाता है। थर्ड है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन को लिख लीजिए। किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु में आवेश के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। जब, इसको समझ लीजिए, जब किसी एक चालक को किसी दूसरे आवेश रहित चालक के समीप रखा जाता है, जोड़ करके नहीं रखा जाता है, निकट रखा जाता है लेकिन मिला करके नहीं रखा जाता है, तो ऐसा करने से क्या होता है, जो अनावेशित चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वह विपरीत प्रकृति का हो जाता है। अब देखिए, इसमें वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण दिखाई दे रहा है। इसमें नंबर एक है आकर्षण प्रतिकर्षण। तो आकर्षण प्रतिकर्षण में आप लिखेंगे
सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, अगर आवेश दोनों धनावेशित है तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों ऋणावेशित हैं तो वो प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर एक पदार्थ धनावेशित है और दूसरा पदार्थ ऋणावेशित है तो उनमें आकर्षण का गुण होता है। सेकंड पॉइंट, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इन्हें केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि निकाय विलगित है, विलगित मतलब अलग है, तो कुल आवेश नियत रहता है। इस तरीके से आपने आवेश संरक्षण का नियम जाना। अब आता है आवेश का क्वांटीकरण। यह 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसको आप लिख लें। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, Q बराबर NE। एक सूत्र आपने पढ़ा है Q बराबर NE। यह बताता है कि किसी भी पदार्थ में E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम। और n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी का पूर्ण गुणज होते हैं। पूर्ण गुणज कहने का मतलब कि इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें या 4 से मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा वही किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 3.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, मान लीजिए ये जो पदार्थ है इसका आवेश 3.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1.6 में अगर हम 1.6 की टेबल पढ़ें तो 3.8 नहीं आएगा। तो 1.6 की टेबल में जैसे आएगा 3.2, 4.8, तो उसको देख करके आप ये बताइएगा
इसको हम अगले लेक्चर में आपको समझा भी देंगे अच्छे से। अब आता है पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए, पदार्थ को 4 भागों में बांटा गया है: चालक, अचालक, परावैद्युत, अर्धचालक। तो इनको आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए चालक। चालक की परिभाषा: वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है, चालक कहलाते हैं। उदाहरण: चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, अन्य धातुएं, मानव शरीर, पृथ्वी आदि। सेकंड नंबर पे अचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग नगण्य होती है तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें अचालक कहते हैं। उदाहरण में चमड़ा, गंधक, बेकेलाइट आदि। तीसरा है परावैद्युत। परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण बल के कारण दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, अतः इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य संख्या में पाए जाते हैं और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब इन पदार्थों को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाते हैं। उदाहरण में लिख लीजिए: कांच, मोम, रबड़, कागज, अभ्रक आदि। चौथा पॉइंट अर्धचालक। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक से काफ़ी कम तथा अचालक से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। उदाहरण में लिखें: जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। नेक्स्ट, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने 2 आवेश लिए और इन 2 आवेशों को कुछ दूरी r पर रखने पर कूलाम ने यह अनुभव किया कि इनके बीच एक बल कार्य करता है। वह बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो जो बल कार्य करता है वह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? बल आपका आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल दोनों आवेशों के
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल, ये दोनों आवेश जिस माध्यम में रखे गए हैं उस माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो हमें एक सूत्र प्राप्त होता है, F अनुक्रमानुपाती 1/k Q1 Q2/r²। अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक मिलेगा जिसे हम 1/4πε0 डॉट 1/k डॉट Q1 Q2/r² प्राप्त होगा, जहाँ 1/4πε0 ये जीरो जो लगा है इसको नॉट भी पढ़ते हैं, जीरो भी पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। ये इसका मात्रक है। यह मान बदलता नहीं है, इसलिए इसे नियतांक कहते हैं। ε0 जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ε0 का भी मान नहीं बदलता है, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम के नियम में आपको यहाँ तक हल करना है। इसके बाद आपको 3 चीज़ें बतानी भी होंगी। ये जो ऊपर के देख रहे हैं, अगर के 1 के बराबर है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो माध्यम है वो क्या है? वायु है। अगर दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु है तो के का मान 1 होगा। अगर वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम है तो के का मान 1 से अधिक होगा। अन्य माध्यम में आप कुछ भी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर दोनों आवेशों के बीच में धातु है तो के का मान अनंत होता है, और अगर के अनंत है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 0 होगा। इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर दो आवेशों के बीच में धातु रखी गई है तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? तो आपको उत्तर देना है या बराबर 0। बेटा, कूलाम का नियम का सदिश स्वरूप भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगले लेक्चर में हम इसको भी समझा देंगे। थैंक यू।